हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करते हैं कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल रीफ्स जो है वो एक कैल्सीरियस स्केलेटन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लाई करते रहते हैं। और ये स्केलेटन होते किसके हैं? कुछ छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स के, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल पॉलिप्स। याद है ना वो स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया था? वेरी गुड। ये एक कोरल्स हैं, इनके ऊपर कोरल्स बिछे, फिर इनके ऊपर बिछे, ऐसे करके इनकी एक चेन, एक कॉलोनी बनती रहती है। अगर उसी में ये यहाँ पर और ये ऐसे अगर एक कलरफुल है तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि आसपास के मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है? अच्छी है, राइट, हेल्थी है। और वहीं पर अगर ये वाइट हो जाए, अगर ऐसे, तो वो आप उस इवेंट को क्या कहते हो? पहले तो कोरल ब्लीचिंग, और हेल्थ मरीन जो स्पीशीज है या फिर जो मरीन इकोसिस्टम है उसकी खराब है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोरल पॉलिप्स। तो पॉलिप्स क्या है? पॉलिप्स आर रिलेटेड टू एनिमोन्स एंड जेलीफिश। दे आर शैलो वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स जिनका सॉफ्ट बॉडी कवर होता है। और वो किससे कवर होता है? कैल्सीरियस स्केलेटन से, यानी कि उसके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट होता होगा, राइट। और ये एनिमोन्स मैंने आपको दिखाया था। ये होता है एनिमल। इन्हीं से ऐसे कॉलोनी बन रखी होती है ना, ये जो धागे धागे की तरह जो स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं। और एक आपका है जेलीफिश, लाइक दिस। ठीक है, पॉलिप्स जो हैं दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। इस प्रकार के हार्ड एक ट्यूब जैसे स्केलेटन्स को बनाने के लिए कॉलोनीज में रहते हैं सी फ्लोर पर, और आपस में दे आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म कैल्सीरियस रॉकी मास, जिसको कलेक्टिव तौर पर कहा जाता है कोरल्स। यानी कि लेयर पे लेयर, आपको पता है एक पुराना स्केलेटन उसी के ऊपर होता है और फिर नया एक वो रहने लग जाता है ना। तो ये जो पूरी की पूरी जो लेयर है, और ये साथ में आपको मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? ये साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कॉलोनी की फॉर्मेट के अंदर साथ में रह रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार से पूरे का पूरा कोरल एंड कोरल रीफ सिस्टम। ठीक है, जब कोरल पॉलिप्स मर जाते हैं दे शेड देयर स्केलेटन कोरल ऑन विच द न्यू पॉलिप्स ग्रो। यानी कि अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कोरल है और दूसरा कोरल इसके ऊपर है, तो इनमें से स्केलेटन कौन है और लिविंग कौन है? अभी ब्लू वाला स्केलेटन है कि फिर ब्लैक वाला स्केलेटन है? ब्लू वाला है, क्योंकि वो नीचे चला गया है ना। उसके ऊपर ये जो है ये कर रहा है ग्रो, और ये क्या बन गया है? ये बन गया इसके लिए कोरल, इसकी स्केलेटन, पुराने वाले का मतलब स्केलेटन। उसके ऊपर एक नया पॉलिप जो है वो ग्रो कर रहा है। तो यानी कि नीचे वाला कोरल, ऊपर वाला पॉलिप जो कि ग्रो कर रहा है, और कोरल जो है वो मर गया। दिस साइकिल इज रिपीटेड फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स।
लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर्स ऑफ कोरल्स। अब ये लेयर्स ऑफ कोरल्स इसलिए मैंने आपको पहले बनाकर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। द शैलो लेयर्स ऑफ कोरल्स क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ कोरल इज कॉल्ड कोरल रीफ। जैसे कि हम एक आइलैंड को आइलैंड कहते हैं, चेन ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। एक माउंटेन को माउंटेन कहते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स को क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज। ऐसे एक कोरल को कोरल कहते हैं, रेंज या फिर चेन ऑफ कोरल्स को क्या कहते हैं, कोरल रीफ। जो कोरल रीफ्स होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ट्रांसफॉर्म एंड इन्वॉल्व इनटू कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स एक प्रकार की कोरल आइलैंड्स ही हैं। जो कोरल्स हैं ये आपको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कलर में देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्ट्स जिससे बने। जो स्मॉल मरीन प्लांट्स हैं एल्गे, दे ऑल्सो डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कोरल ग्रोथ। अब अलग अलग प्रकार की जो रीफ्स होती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ, एटोल। ज्योग्राफी में उस दिन पढ़ा था ना हम लोग जब ज्योग्राफी कर रहे थे इसको। तो कोरल आइलैंड जो हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द एटोल्स एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरल रिलीफ फीचर्स। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया था फ्रिंजिंग रीफ, याद है, जो बिल्कुल शैलो वाटर्स में होती है, कोस्टल इलाके तक होती है। फिर एक होती है बैरियर रीफ। ये बैरियर रीफ जो कि लंबी चेन तक फैली रहती है, जहाँ तक कोस्टल इलाका पूरा का पूरा होता है। जो लैंड होता है उसकी पूरी बाउंड्री से जाते जाते ऐसे ऐसे जितनी दूर तक वो कोस्टल लैंड जा रहा होता है, उसका किनारा जा रहा होता है, वहाँ तक जाती है। और एक होता है एटोल, ये होता है जो कि ऐसा एक सर्कुलर वे में बच जाता है पानी के अंदर, गड्ढे टाइप, ठीक है। तो 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट अ सिंगल रीफ बट रेदर अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी रीफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट ये इधर से इधर तक है, ठीक है। इसका मैप भी आप याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक। और ये है ग्रेट बैरियर रीफ का स्ट्रक्चर। मुझे क्या बताओ, इनमें से ये हेल्दी आपको लग रही है या फिर ये हेल्दी लग रही है? ब्लीचिंग कहाँ होना स्टार्ट हो गई आपके हिसाब से, मतलब फोटोज में अगर आप आसपास के स्ट्रक्चर को देखो, ब्लीचिंग इस वाले में हो रही है कि इस वाले में हो रही है? इसमें तो नहीं हो रही है, इसमें हो रही है ना। वाइट वाइट होने लगा स्ट्रक्चर। वाइट होना मतलब खतरे की घंटी, राइट। वाइट या ग्रे होना। ये कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। तो व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द कोरल ग्रोथ? स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। कोरल्स आर हाईली ससेप्टेबल टू क्विक चेंजेस। ये ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पर क्लाइमेट जो है इट इज सिग्निफिकेंटली स्टेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल इक्वेटोरियल ओशंस विद वार्म वाटर करंट्स। ये चीज़ याद रखना प्लीज़, क्वेश्चन बनेगा तो इस चीज़ से बनेगा कि कैसे इनके लिए आइडियल कंडीशंस हैं, सूटेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद परपेचुअली वार्म वाटर्स, इतना गर्म भी नहीं, खोलता हुआ पानी भी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक गर्म होना चाहिए वो। कोरल्स थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर्स 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है कोरल ग्रोथ के लिए, जहाँ पर डायर्नल और एनुअल टेम्परेचर रेंज जो होती है वो काफ़ी कम होती है। डायर्नल मतलब दिन और रात में फ़र्क काफ़ी कम होता है, टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आता। और एनुअल जो टेम्परेचर रेंज होते हैं वहाँ पर भी सर्दी गर्मी के अंदर कोई हद से ज़्यादा चेंजेस नहीं आता पानी के इनर टेम्परेचर के अंदर। तो वाई आर कोरल रीफ्स एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स? बिकॉज ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स। ये एक रीजन है, ठीक है। और यहीं से आपका एक मेंस का आंसर बन सकता है और मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर आप कोल्ड ओशन करंट्स को वगैरह को आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर कोरल ग्रोथ नहीं होती है और वार्म ओशन करंट्स की वजह से ही कोरल ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। शैलो वाटर कोरल्स रिक्वायर फेयरली गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, इसलिए आपको ओशन फ्लोर पे, सी फ्लोर पे नहीं मिलेंगे, आपको शैलो वाटर के आसपास ही मिलेंगे। तो आइडियल डेप्थ फॉर द कोरल्स आर 45 मीटर टू 55 मीटर। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी अब नंबर्स भी देता है ज्योग्राफी के अंदर, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। बिलो द सी सर्फेस, जहाँ पर इनफ सनलाइट इज अवेलेबल फॉर द ग्रोथ। क्लियर सॉल्ट वाटर, क्लियर सॉल्ट वाटर इज सुटेबल फॉर कोरल ग्रोथ
वाइल बोथ फ्रेश वाटर एंड हाई सैलिन वाटर आर हार्मफुल। देख रहे हो ये फैक्ट, फ्रेश वाटर हो या हद से ज़्यादा खारा पानी हो, सॉल्ट वाटर हो लेकिन वो क्लियर हो, मतलब नमक इसका मतलब ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हद से ज़्यादा खारा पानी हो या बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर हो, इट इज़ हार्मफुल फॉर द कोरल ग्रोथ। फिर अबंडेंट प्लैंटन, एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोस्कोपिक मरीन फूड कॉल्ड प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। अब ज़्यादातर प्लैंटन जो है ये सीवर्ड साइड पर ये मिलते हैं आपको, तो कोरल ग्रो रैपिडली ऑन द सीवर्ड साइड इन शैलो वाटर्स। लिटिल और नो पॉल्यूशन, कोरल्स आर हाईली फ्रेजाइल एंड दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आपने देखा डायरनल टेम्परेचर तो छोड़ो, पूरे साल के अंदर भी अगर टेम्परेचर रेंज अगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो कोरल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वो टेम्परेचर रेंज दिन और रात की हो, चाहे मौसम से मौसम की हो, महीने से महीने की हो, वो बहुत नैरो होनी चाहिए, ठीक है। एंड इवन अ माइन्यूट इंक्रीज इन द मरीन पॉल्यूशन कैन बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द कोरल ग्रोथ। अब कोरल्स और ज़ूज़ैंथेली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बड़े सारे इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और जो प्लांट्स हैं, इनवर्टिब्रेट मतलब क्या, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है, होती है कि एब्सेंट होती है, नहीं होती है। वर्टिब्रेट होती है, ठीक है। एंड प्लांट्स दे लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद कोरल्स विद टाइट रिसोर्स कपलिंग एंड रिसाइकलिंग, मतलब रिसोर्स केयर वगैरह चलती है और वो उसको मतलब रहने की जगह दे देते हैं और वो उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, विच अलाउज कोरल रीफ्स टू हैव एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी सच दैट दे आर रेफर टू एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। तो ये क्वेश्चन कल को आ सकता है कि ओशंस का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, आंसर क्या होगा आपका, कोरल्स को, ठीक है। अभी एक टर्म देखो, स्क्लेरिटेरियन कोरल्स दे बिल्ड स्केलेटन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में ये जो पनपते हैं। अब ये जो स्केलेटेरियन कोरल्स जो होते हैं दे कम अंडर फाइलम नाइडेरिया एंड दे रिसीव द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिसोर्स इन 2 वेज। अब ये वाले पॉइंट आपके लिए नए हो सकते हैं क्योंकि ये हमने कोरल्स के डिस्कशन में कभी नहीं सुने, इसलिए मैं आपको पूरी डिस्कशन यहाँ पर करवा रहा था, वरना मैं बोल सकता था कि ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके ज्योग्राफी वगैरह में, वेटलैंड वाले चैप्टर में, तो उसको आप खुद से कर लो। अब यहाँ पर जो कोरल्स हैं, स्केलेटेरियन कोरल्स, दे कम अंडर फाइलम नाइडेरिया एंड दे रिसीव द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिसोर्स इन टू वेज। कैसे? एक तो ये ट्रेडिशनल नाइडेरियन स्ट्रेटजी को यूज करते हैं बाय कैप्चरिंग टाइनी फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेंटिकल्स, मतलब जो इनके जो धागे जो घूम रहे होते हैं ना, उससे खींच के ये इन फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है विद सिंगल सेल्ड एल्गे के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं ज़ूज़ैंथेले। सीखने वाली बात इसके अंदर ये है कि कोरल्स जो हैं वो सोलो वे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो कैसे वे में एग्जिस्ट करते हैं? दे कैन सर्वाइव ओनली इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिखाना चाह रहा है राइटर आपको, ठीक है। और इनका दोस्त कौन होता है जो कि इनकी मदद करता है, और कोरल्स उनकी मदद, मतलब वो कोरल्स की मदद करते हैं और कोरल्स उनकी मदद करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? 50-50% दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक दूसरे की ग्रोथ में, है ना। तो वो कौन है इनका दोस्त? ज़ूज़ैंथेले। तो ज़ूज़ैंथेले जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड, माइक्रोएल्गे, एंड दे बिलोंगिंग टू द वेरियस सेक्शन इन द फाइलम डाइनोफ्लैजिलेटा। तो ज़ूज़ैंथेले मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये ज़ूज़ैंथेले, ये अपना खुद से खाना बना सकते हैं और कोरल्स की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, coral reefs are built by and made about thousands of tiny animals called coral polyps. Polyps are related to anemones and jellyfish. Polyps are shallow warm water body organisms जिनकी सॉल्ट बॉडी कवर्ड होती है कैल्सेरियस स्केलेटन से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन से। ये जो पॉलिप्स होते हैं दे हैव माइक्रोस्कोपिक एल्गे कॉल्ड ज़ूज़ैंथेले लिविंग विद इन, जो कि उनके टिश्यूज में रहते हैं। एंड कोरल्स एंड एल्गे हैव अ म्यूचुअलिस्टिक, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों एक दूसरे की मदद करके रहते हैं, ठीक है। हेल्दी कोरल्स कौन से होंगे? दे आर कोटेड विद एल्गे लाइक सब्सटेंस नोन एज ज़ूज़ैंथेले। तो कोरल्स जो है इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। स्ट्रेस कोरल कौन से होंगे? व्हेन कोरल बिकम्स टू स्ट्रेस फ्रॉम चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, ज़ूज़ैंथेले कैन बिकम टॉक्सिक एंड लीव द कोरल। यानी कि इनको अकेले रहना पसंद नहीं, अकेले अगर ये रहेंगे तो डिप्रेशन के शिकारी हो जाएंगे,
ये किसके साथ खुश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं? जब तक जूस एंथेलिन के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे ही जूस एंथेलिन को छोड़ने की जाने की बात करते हैं, बस इनकी परेशानी शुरू। ब्लीच कोरल कौन से होते हैं? जब जूस एंथेलिन को छोड़ के चला गया। कोरल टर्न्स वाइट एंड लिविंग इट वल्नरेबल टू स्टारवेशन, डिसीज एंड डेथ। और डेड कोरल, बस खतरे की घंटी तो यहीं बच गई थी। ये तो बस अब लास्ट राइट्स पूरे करने वाली बात है। इफ द वाटर कंडीशंस डू नॉट इम्प्रूव, द ब्लीच कोरल विल बिकम ब्लैक एंड अनएबल टू रिकवर। रिकवरी यानी कि पॉसिबल हो सकती है ना, अगर दोबारा जूस एंथेले आ जाएगा यहाँ पर वापस, है ना। लेकिन इंतजार करते करते नहीं होता ऐसा कुछ भी, ठीक है। और डेड कोरल वो मतलब बनने की, देखो ब्लीचिंग ना बहुत खतरने की निशानी होती है, घंटी होती है। जूस एंथेले दोबारा इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करने नहीं आते। जब वो शेयर करने नहीं आते तो उनको अपने न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग कब हो सकती है? जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, ओशन टेम्परेचर। इंक्रीज ओशन टेम्परेचर कॉज बाय क्लाइमेट चेंज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, द स्टॉर्म्स जनरेटेड प्रिसिपिटेशन कैन रैपिडली डाइल्यूट ओशन वाटर एंड रन ऑफ कैन कैरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नियर शोर कोरल्स, जो कि मतलब समुद्र के किनारे होते हैं। एंड एक्सपोजर टू सनलाइट व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई सोलर एयर रेडियंस कंट्रीब्यूट्स टू द ब्लीचिंग ऑफ द शैलो वाटर कोरल्स। और टेम्परेचर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? कितने डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा? क्या पढ़ा था आपने यहाँ पर रूल? ये क्या लिखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। एक्सट्रीम लो टाइड्स, एक्सपोजर टू एयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम लो टाइड्स, इट कैन कॉज ब्लीचिंग इन शैलो कोरल्स। सो क्या आपको पता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दिन और रात में भी, और सीजन टू सीजन भी, ठीक है। तो ये कॉजेज हैं कुछ कोरल ब्लीचिंग के। उसके बाद जो कोरल्स हैं, दे हैव रिलेशनशिप विद फिलियम साइनिडेरा एंड जूस एंथेले, तो ऑब्वियसली बात उनके साथ चिपके रहते हैं। दे डिपेंड ऑन फाइलम डायनोफ्लैजिलेटा। Symbiotic relationship between corals and zoos antheli. Zoos antheli, they live symbiotically with the coral polyp tissues and ये corals की मदद करते हैं the nutrient production through their photosynthetic activity. इनमें से कौन अपना खाना खुद बना सकता है, कोरल या जूस एंथेले? कोरल से जूस एंथेले? जूस एंथेले, ठीक है। इसलिए तो वो चिपक कर मतलब कोरल के साथ रहते हैं और उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। उनके उसके अलावा मतलब उसके बदले में जूस एंथेले को क्या मिलता है? एक रहने का घर, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दे प्रोवाइड कोरल विद फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग देयर कैल्सिफिकेशन एंड इट हेल्प्स इन मेडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट को चाहिए है उतना मिल जाता है। और ये कौन देता है? जूस एंथेले। जो होस्ट कोरल पॉलिप होते हैं इन रिटर्न दे प्रोवाइड जूस एंथेले विद प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, रहने का घर देते हैं, टू लिव विद इन एंड द स्टेडी सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए किसको रिक्वायरमेंट है? क्योंकि कौन यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर है? जूस एंथेले, ठीक है। Symbiotic relationship, it allows the slow growing corals to compete with the faster growing multicellular algae. Corals जो हैं they feed by day through photosynthesis and night through predation, ठीक है। predation कैसे? आपने देखा ना अपनी वो, मैंने आपको बताया ये जो चेन लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसे आसपास के ऑर्गेनिज्म को खींच लेते हैं, ठीक है। द टिश्यू ऑफ कोरल्स आर एक्चुअली क्लियर एंड कोरल्स रिसीव द कलरेशन फ्रॉम जूस एंथेले लिविंग विद देयर टिश्यूज। और एक्चुअली ये इसके पीछे एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्या? सी सॉल्ट्स, है ना। सॉल्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है इनके लिए? आइडियल कंडीशन होती है कि नहीं होती है? ज़्यादा सॉल्ट बढ़ जाए, क्लियर सॉल्ट तो ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट बढ़ जाए वो खतरे की घंटी है, और फ्रेश वाटर भी खतरे की घंटी है ना। अब कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या होते हैं, या कोरल रीफ ब्लीचिंग मतलब एक कोरल का एक चेन खराब हो रही है, फिर लंबी चेन खराब हो रही है। तो डिस्टर्बेंसेज अफेक्टिंग कोरल रीफ्स इंक्लूड एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल इवेंट्स, इंसानों की हरकतों की वजह से भी या नेचुरल इवेंट्स की वजह से भी। तो अभी रिसेंटली जो दुनिया में जो कोरल ब्लीचिंग होने लगी है वो इंसानी हरकतों की वजह से हो रही है, which are related to anthropogenic impacts like over exploitation, overfishing, increased sedimentation, nutrient overloading, natural disturbances जिसकी वजह से कोरल रीफ्स को डैमेज हो सकता है। इट इंक्लूड्स वॉलेंट स्टॉर्म्स, एकदम से कोई सुनामी जैसी कंडीशंस अगर आने लग जाती हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स अगर टकरा गई, या पानी में अगर एकदम से कोई तूफान किसी और तरीके का आने लगा। फ्लडिंग, अब फ्लडिंग क्या? कोस्टल इलाकों के आसपास। हाई एंड लो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन जिसकी वजह से टेम्परेचर कंडीशन जो होती हैं वो काफ़ी हद तक हिल जाती हैं। इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एल नीनो और ला लीना दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है।
सब एरियल एक्सपोजर्स, प्रेडेटरी आउटब्रेक्स एंड एपिजोटिक्स। एपिजोटिक्स मतलब बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब बेसिकली जो कि कोरल्स पर अटैक करते हैं और कोरल्स को खा जाते हैं, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग जो होती है, इट इज़ अ कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ कोरल्स, जहाँ पर कोरल्स ये शो करते हैं कि हम जो वीक हो रहे हैं, तो एक इंडिकेशन है हमारा कि हम वाइट होना शुरू हो जाएंगे, अपना कलर छोड़ देंगे। ब्लीचिंग कब होती है, जब जूस एंथेले जो उन पर चिपके होते हैं वो उनको छोड़कर जाने लग जाते हैं। जब इनको छोड़ के जाने लग जाते हैं, इनको अपना घर खाली करवाने से ज़्यादा इस चीज़ की चिंता हो जाती है कि अब हमें खाना बनाकर कौन देगा, ठीक है। खाना क्योंकि कोरल्स को मिल रहा है ना, घर में तो ये रह रहे थे जूस एंथेले, इनको घर खाली करवाने की चिंता नहीं है, इनको चिंता इस बात की कि अब खाना बनाकर कौन देगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विद इन द जूस एंथेले फॉल। अब जूस एंथेले अपना खुद का खाना बनाने को रेडी नहीं है जब वो फ्री में रह रहे होते हैं, तो इट इज़ नो मोर यूजफुल फॉर द कोरल। तो कोरल कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जब तुम हमने तुम्हें रखा ही इसलिए था खाना देने के लिए, जब तुम खाने नहीं दे रहे हो, तुम खुद आरामखोरी कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो कोरल अकेले रह जाते हैं, जूस एंथेले उनका जो वो हो, हम तो यहाँ पर मेन फोकस कोरल के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो है इवेंट, इट रिजल्ट्स इनटू कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल्स ब्लीच हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, दे कॉमनली लूज 60 to 90% ऑफ द जूस एंथेले एंड ईच जूस एंथेले में लूज 50 to 80% ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दोनों का लॉस है इसके अंदर। ये स्ट्रेस कॉजिंग ब्लीचिंग जो होती है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं होती है, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोरल हो सकता है अपना दोबारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गेन करने कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अल्टीमेटली ये जो ब्लीच कोरल जो होते हैं, दे बिकम डेड कोरल्स, ठीक है। इफ जूस एंथेले लॉस इज प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूज एंड डिप्लीटेड जूस एंथेले पॉपुलेशन डू नॉट रिकवर, कोरल होस्ट इवेंचुअली डाइज। अब इकोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं कोरल ब्लीचिंग के, तो गए इंसानों की वजह से, जो कि इंसानों ने पॉल्यूशन करा, इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पानी में कुछ कुछ मिल रहा है तो उसकी वजह से। टेम्परेचर और ओशन एसिडिफिकेशन। कोरल स्पीशीज जो होते हैं, दे लिव विद इन अ रिलेटिवली नैरो टेम्परेचर मार्जिन एंड एनोनिमसली लो हाई सी टेम्परेचर्स। इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, या फिर बहुत हद से ज़्यादा ठंडा पानी हो जाए, हद से ज़्यादा गर्म पानी हो जाए। तो ब्लीचिंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स, जिसकी वजह से अब वेलिंग के एपिसोड देखने को मिलते हैं। अब वेलिंग मतलब क्या होता है, ठंडा पानी नीचे होता है, आपको पता है ना, ऊपर तो सनलाइट पड़ रही होती है, ठंडा पानी नीचे होता है, वो ठंडा पानी कोल्ड करंट्स के साथ ऊपर आता है, और ऊपर आता है तो वो जहाँ पर कोरल्स आसपास सी कोस्ट के आसपास जो पनप रहे होते हैं, कहीं पर भी पनप रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ठंडा पानी पड़ा, खत्म, ठीक है। एंड सीजनल कोल्ड एयर आउटब्रेक्स, ऊपर से जो हवाएं जो चलती रहती हैं जो कि पानी को ऊपर से ठंडा कर देंगी। जब राइजिंग, या फिर ये तो ठंडे पानी वाली बात हो गई, अब गर्म पानी वाली बात देखते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसकी वजह से ब्लीचिंग और इंटेंसिफाई हो जाती है। एसिडिफिकेशन हैज़ रिड्यूस्ड कोरल्स कैल्सिफाइंग एबिलिटीज। अगर समुद्र के अंदर खारा पानी बढ़ जाए, किसी जहाँ पर भी कोरल्स मिल रहा है, अगर उसके अंदर खारा पानी बढ़ जाए, तो क्या हो जाता है, इनकी जो कैल्सिफाइंग एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जो स्मॉल टेम्परेचर होते हैं, द स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज ओवर मैनी वीक्स और लार्ज इंक्रीज 3 to 4 डिग्री सेल्सियस ओवर अ फ्यू डेज, इट विल रिजल्ट इन कोरल डिसफंक्शन। कोरल ब्लीचिंग जो है, इट हैज़ अकर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन्स और नियर द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड वार्मिंग पीरियड, मतलब वही सर्दी गर्मी के अनुसार। ऐसे माहौल में कोरल्स वैसे भी नहीं पनपते हैं, ठीक है। तो देयर आर, लेकिन अब जहाँ पर कोरल्स होते हैं जैसे ग्रेट बैरियर रीफ में, वहाँ पर इसका मतलब डायरनल टेम्परेचर या सीजन टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, यहाँ श्रेया बिल्कुल नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर अब ये कोरल ब्लीचिंग की इवेंट्स क्यों होने लगे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब वहाँ पर भी मतलब टेम्परेचर जो है वो अपने चेंज कर, टेम्परेचर अपने आप को चेंज करता रहता है काफ़ी हद तक। दे आर रिपोर्टेड टू हैव टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो विंड वेलोसिटी, क्लियर स्काई, काम सीज, लो टर्बिडिटी। ये जो कंडीशंस होती हैं, दे फेवर लोकलाइज हीटिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, ये क्लियर सी वाटर्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, एंड कोरल्स एक्चुअली विच कंटेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स, वो तब तक तो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, ज़्यादा यूवी रेडिएशन आ रही हो, कोरल की जो क्षमता होती है इनको एब्जॉर्ब करने की वो खत्म हो जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होल्ड करके रख सकते हैं, उसके बाद कोरल की लाइफ खत्म। तो एक 2019 का क्वेश्चन है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जांपल्स। फिर होता है एक सब एरियल एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर ऑफ कोरल्स टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज एक्सट्रीम लो टाइड्स एंड लीलो सदर्न ऑसिलेशन रिलेटेड सी लेवल ड्रॉप्स एंड टेक्टोनिक अपलिफ्ट। इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। अगर एक्सपोजर हो जाए कोरल्स का टू द हाई एंड लो टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, डेसिकेशन एंड सी वाटर डाइल्यूशन, जिसकी वजह से नहीं, बारिश की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हवाएं बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ चलने लगे, या फिर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाए, नमक जैसे मैंने आपको बताया कि खारापन ज़्यादा बढ़ जाए, ऑल दिस कुड प्ले अ रोल इन जूस एंथेले लॉस। जूस एंथेले को टाइम भी नहीं लगता, चुटकी बजा के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं कोरल्स को। फिर फ्रेश वाटर डाइल्यूशन,
रैपिड डाइल्यूशन ऑफ रीफ वाटर्स फ्रॉम स्टॉर्म जनरेटेड प्रिसिपिटेशन, मतलब जो तूफानों की वजह से जो बारिश आ रही है, एंड या फिर किसी ना किसी चीज़ की वजह से पानी बहता 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 जो है वो ज़्यादा वहाँ पर एंटर कर रहा है सी कोस्ट के आसपास। मान लो कि कहीं से ग्लेशियल वाटर्स है, वो ठंडा पानी अपने साथ लेकर आ रहा है। अब ठंडा पानी की अच्छी कंडीशन है क्या कोरल की ग्रोथ के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इट हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड टू कॉज कोरल रीफ ब्लीचिंग। जनरली जो सच ऐसे जो ब्लीचिंग इवेंट्स होते हैं दे आर रेयर, लेकिन जहाँ पर वो होते हैं तो फिर वो ब्लीचिंग तो कर सकते हैं। ब्लीचिंग का मतलब ये भी नहीं है कि एक बार अगर ये ब्लीचिंग हुई तो वो मर ही जाएगा कोरल। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ महीने या कुछ हफ्ते के अंदर अंदर वो दोबारा जूज़ैंथेले उनके पास वापस आ सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रेदर देन कॉजिंग कोरल रीफ ब्लीचिंग, अगर एकदम से जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो अगर बढ़ जाए, एग्जांपल एमोनिया, नाइट्रेट, ये बढ़ जाए, तो जूज़ैंथेले की डेंसिटी जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये भी ना कोरल्स के लिए खतरे की घंटी होती है, ज़्यादा भी इनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। ऑल्दो यूट्रोफिकेशन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट दैट रिजल्ट इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है जूज़ैंथेले के लॉस में, लेकिन ये एक सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट बन सकता है कि जिसकी वजह से जो कोरल्स हैं वो इस ओवर न्यूट्रिशन को रेजिस्ट कर नहीं पाएंगे, निकाल पाएंगे नहीं, ठीक है। ज़्यादा उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है एंड उनको बीमारियां लग सकती हैं इसकी वजह से। ओवर न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होता ना प्लांट ग्रोथ वगैरह के लिए। तो यानी कि देख रहे हो कोरल्स बड़े श्रेय नाजुक से हैं, उनको मतलब एक मतलब प्रॉपर वो चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं चाहिए और किसी भी चीज़ का कम होना नहीं चाहिए उनको, वो एक फेवरेबल उसमें रहना चाह रहे हैं। क्या नैरो मार्जिन में ऑपरेट करते हैं, मतलब देखो ऐसा भी नहीं है जूज़ैंथेले पहले छोड़ के जा रहे थे, अब जूज़ैंथेले कहता है अब चल मैं तेरे ऊपर ही चिपक कर रहूँगा, मैं इतना भी कोरल को नहीं पसंद है चपका चपकी पर, ठीक है। ज़्यादा न्यूट्रिशन में नहीं पसंद। उसके बाद xenobiotics, when corals are exposed to high concentration of chemical contaminants, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी वाटर के अंदर जब मेटल्स आ जाते हैं अलग अलग तरह के, लाइक कॉपर, हर्बिसाइड्स, ऑयल, कोरल ब्लीचिंग इससे और इंटेंस हो जाता है। फिर होता है एक एपिजूटिक। अच्छा एक मैं आपको बात बताता हूँ, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का, इन दोनों के ऊपर कंबाइन करके, xenobiotics एंड एपिजूटिक, इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना। जो पैथोजेंस होते हैं जो कि ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉर्ट्स ऑफ ब्लीचिंग। बड़े सारे जो कोरल डिसीज होते हैं दे कॉज पैची और होल कॉलोनी डेथ एंड स्लॉटिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह कोरल्स के अंदर खत्म हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन वाइल्ड स्केलेटन। अब ये ब्लीच कोरल से अलग होते हैं ये, क्योंकि बीमारियां फैला ले पहले, ठीक है। ब्लीचिंग में ऑल्सो भी बेनिफिशियल, ये भी हो सकता है कि कभी कभार अच्छा हो। रिसेंट रिसर्च हैज रिवील्ड दैट कोरल्स आर कंसिस्टेंटली एक्सपोज टू लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, इट में डेवलप सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्लीचिंग, ठीक है। कभी कभार ब्लीचिंग मतलब उनके लिए ऐसा अच्छा होता है कि जब हल्की फुल्की अगर ब्लीचिंग हो रही है, देखो कहते हैं ना कि इंसान को टफ भी बनना चाहिए, उसको उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी आनी चाहिए ताकि उसको पता लगे कि इससे रिएक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ब्लीचिंग अगर हल्की कभी कभार हो, लेकिन वो कोरल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, ब्लीचिंग हुई दोबारा जूज़ैंथेले वापस हो गए, फिर कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद ब्लीचिंग हुई दोबारा जूज़ैंथेले वापस आ गए। इसकी वजह से होता क्या है, फिर हल्की फुल्की स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आएंगी ना, तो कोरल जो हैं वो ऑलरेडी एक बार एक स्ट्रेसफुल इवेंट को देख चुके हैं, तो इतनी जल्दी अब वो ब्लीच नहीं होंगे। यही वही वाली बात है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली, बेशरम बनने वाली, ठीक है। कितने हल्के फुल्के स्ट्रेस तो लगे ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग जो है वो बेनिफिशियल है, जी हाँ बेनिफिशियल हो सकती है। किस केस के अंदर बेनिफिशियल हो सकती है? जब कोरल्स को ब्लीचिंग का सामना करना पड़ रहा है, डेथ नहीं हो रही उनकी, लेकिन ब्लीचिंग के बाद जूज़ैंथेले वापस आ गए, तो उनको एक आदत पड़ जाए बस उस चीज़ की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कोरल्स की आपको एक जो कॉलोनी देखने को मिलेगी, आइलैंड देखने को मिलेंगे, वो यहीं देखने को मिलेंगे ना पूरी दुनिया में। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से इलाके में? ये नॉर्थ ईस्ट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी और एक कंट्री भी, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल, ठीक है, कैंगरू। कहाँ मिलता है कैंगरू? इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में। श्रेया, इंडिया में कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल पेंगुइन है? तुम हंस रहे हो यार। ये पता क्या है, ये तो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब ऐसे सवालों से इरिटेशन होने लग जाए तो समझ जाओ यूपीएससी बहुत क्लोज है, ठीक है। क्या वाली बच्चों वाले हो गए, यहाँ पे क्या पूछ रहा। तो कंडीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी जो काफ़ी क्रिटिकल है और डिटेरियोरेटिंग है, क्योंकि हल्का सा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो है बड़ी सारी संख्या में कोरल्स की ब्लीचिंग हो सकती है।
और IUCN यहाँ पर बार बार चेतावनी देता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो और ऑस्ट्रेलिया की सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, ये सब कुछ एंथ्रोपोजेनिक थोड़ी ना है, मतलब सब कुछ उसकी वजह से थोड़ी ना कि ऑस्ट्रेलियंस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज चलती हैं उसकी वजह से ही तो पानी की लंका लग रखी है, तभी तो ये टेम्परेचर वगैरह ये जो चेंज होते रहते हैं, और उसी की वजह से तो ये ब्लीचिंग का फिनोमेना जो है वो अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट IUCN ऑल्सो नोटेड दैट हेल्थ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ वर्सन, मूविंग इट फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंसर्न टू क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर अब वो आ गया है। अब इस कंसर्न के चलते जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हाईलाइट करा कि जो यहाँ की जो रीफ है, यहाँ पर तीसरी बार मास कोरल ब्लीचिंग होने जा रही है इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर तीसरी बार मास कोरल ब्लीचिंग वाले एक साथ सारे के सारे वाइट होना शुरू होंगे ड्यूरिंग द 2019 to 27। यहाँ पर सिर्फ इन गर्मियों में 5 महीनों के अंदर अंदर, जैसे मान लो कि कब से कब तक की जैसे गर्मी होती है 5 महीने के लिए जब वो चलती है, तो उस 5 महीनों के अंदर 3 बार मास कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स यहाँ पर हो चुके थे। ग्रेट बैरियर रीफ, it is the world's most extensive coral reef system. It is located in the Coral Sea off the coast of Queensland, northeast coast of Australia. यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन देखने को मिलती है आपको कोरल रीफ्स की, एंड साइंटिस्ट कम्युनिटी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज द हैबिटेट ऑफ स्पीशीज सच एज डिगोंग सी काउ एंड द लार्ज ग्रीन टर्टल, ठीक है, विच आर थ्रेटेड विद एक्सटेंशन। यहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। और डिगोंग क्या इंडिया में भी देखने को मिलता है आपको? डिगोंग इंडियन वाटर्स के आसपास, बिल्कुल, ठीक है। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। इट वॉज सिलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। आउटर स्पेस से आप इसको देख सकते हो, एंड इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल सी, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ज्योग्राफी में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहाँ पर भी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे एल्प्स माउंटेन है ना यूरोप के, ऐसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 2 गोल्ड माइन है, बॉडिंगटन गोल्ड माइन और कैलगुरली सुपरपिट गोल्ड माइन। डायमंड माइन है, एरेलगे डायमंड माइन, बस बाकी और माइनिंग को छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट माइंस, ठीक है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को कराऊंगा तब मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखना, जो तासमान सी है इधर से लेकर इधर तक, अगर इस वाले पानी के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो बीच में कौन सी स्टेट आपको पड़ती है? बाथ स्टेट। इंडिया की कोरल रीफ्स की अगर हम लोग बात करें, क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो रहा है, विच इज़ कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ कोरल रीफ्स अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के मेजर कोरल रीफ्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ये इनलैंड भी देखने को मिल सकते हैं क्या हमें, या फिर बॉर्डर पे ही देखने को मिलेंगे? इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं देखने को मिल सकते हैं, इनकी कोई रीफ नहीं देखने को मिलेगी। कोरल तो हल्के फुल्के कहीं भी हो सकते हैं, रीफ देखने को नहीं मिलेगी, है ना। रीफ जानते हैं ना, बड़ी चेन होती है कि एक वो, है ना। तो आपको ऐसा है क्या कि गंगा नदी के किनारे आपको रीफ देखने को मिल जाएगी, या फिर मैंने यमुना में मिल जाएगी, चंबल में देखने को मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वेरी गुड, इस वजह से। और टेम्परेचर कंडीशन नहीं है, और ये फ्रेश वाटर है बेसिकली, है ना। और कहीं कहीं स्थित है अलकनंदा और गंगोत्री की बात करो तो ग्लेशियर्स का पानी ठंडा ठंडा आ रहा है, तो वहाँ पर मतलब वो ये है कि नाजुक है ना बेचारे, इस वजह से, ठीक है। और फिर चलो वो न्यूट्रिशन देने की कोशिश भी करो, लेकिन ज़्यादा प्यार पसंद नहीं आता इनको, ठीक है। तो पहले प्यार को छोड़कर दुखी होते रहते हैं, फिर जब ज़्यादा कोई प्यार दे तो फिर वो भी नहीं चाहिए। तो बहुत टफ है यार इनके साथ रहना यार, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब यही है, ऐसी ये मूड स्विंग और तरीके से बंदा रहे तो इनके साथ कैसे रहे। जू सेंथले भी छोड़ते हैं, सोचते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं फिर इनको, ठीक है। तो बात उसकी नहीं है, पता है, ये एक्चुअली जो रियल रिलेशनशिप है ना, ये वो दिख रहा है दुनिया को, तो ये एनवायरमेंटल इशू दिख रहा है, ये इनके मूड स्विंग की वजह से होता है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। जूलॉजिकल, हाँ ये ईवीएस में लिखा हुआ है। तो कुदरत में क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो नहीं होते हैं क्या चीज़ें, उनमें भी जान होती है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होते हैं। जैनिज्म से पूछो
प्रिंसिपल से। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर कोरल रीफ्स यूजिंग बायोरॉक इन द गल्फ ऑफ कच्छ। और ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। इफ सक्सेसफुल, बायोरॉक टेक्नोलॉजी कुड हेल्प टू रिस्टोर द रिग्रेटेड कोरल रीफ्स। बायोरॉक, इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिनरल एक्रीशन, मिनरल की कलेक्शन से, और इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स, जो कि ये सी बेड पर प्लेस करे जाते हैं जहाँ पर कोरल्स मिलते हैं। उसके बाद इनको एक पावर सोर्स से कनेक्ट करा जाता है, लाइक फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन देते रहेंगे करंट के थ्रू। ये सुना है आप लोगों ने कभी बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में? ये कोरल्स है ना यहाँ जो तैर रहे हैं, आसपास इनके ऐसे एक छतरी बना दो, एक पैनल बना दो, सोलर पैनल लाइक दिस, ठीक है। इनमें लाइट करंट, मतलब करंट इन द सेंस कि बस वो वाटर के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और इनमें क्या होगा कि न्यूट्रिशन, जो रेडिएशन होंगे वो न्यूट्रिशन छोड़ेंगे। जैसे ये, ठीक है, जैसे ये हल्का फुल्का न्यूट्रिशन जो ये छोड़ेंगे, तो जो कोरल्स की ब्लीचिंग हो रही होगी, तो ये कोरल्स मान लो कि अभी ऐसे दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके अपने एक रिकवरी मोड पर आ जाएंगे। ठीक है। द टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय पासिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स इन द वाटर। कितने वोल्ट का करंट होगा ये गौरव? 4000 वोल्ट का, 4 लाख वोल्ट का है श्रेया? 4 लाख वोल्ट का है, 40,000 वोल्ट का, 4000 वोल्ट का, कितना करंट होगा ये करंट फील भी नहीं होगा भाई। मैं कोरल्स को बचाने के लिए ना पूरी समुद्र की लंका नहीं लगानी है, ठीक है। मछलियाँ चलो जल के ऊपर जा रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, करंट की वजह से, वो भी नहीं करना है। गोलमाल देखिए गौरव, जब वो सांप को, वो सपेरे को करंट लगाते स्विमिंग पूल के अंदर डाल के उछलता है वो, है ना, ऐसा भी नहीं करना है मछलियों के साथ। क्रोकोडाइल पता चला चले हवा में उड़ रहा है करंट की वजह से। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोट्स बिटवीन एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, जब ये सी फ्लोर में प्लेस करे जाते हैं, तो कैल्शियम आयंस कंबाइंड बाय कार्बोनेट आयंस ये कैथोड के साथ चिपक जाएंगी, और ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर रिलीज होगा। जब ये रिलीज होगा तो कोरल्स की रूट तक जाएगा, या कोरल्स तक कैसे भी पहुंचा दिया जाएगा, उनकी कोई रूट तो देखो वैसे भी नहीं होती है, और बस वो न्यूट्रिशन ले लेंगे, जिसकी वजह से अगर उनकी ब्लीचिंग हो भी रही होगी अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, तो एक रिक्विजिट अमाउंट में न्यूट्रिशन को मिल जाएगा। फिर ये एक इंडिकेशन भी दे देता है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी ना थोड़ी सी अब अच्छी हो गई है। जब ये आई थी शुरू में तो एक टाइम टेस्टेड मेथड चल रहा था इसका, ठीक है, ट्रायल, हिडन ट्रायल मेथड चल रहा था। अब क्या होता है, ये जब बाद में जब ये शरीर के मूड स्विंग्स पता लगाया गया ना कि नहीं यार इतना भी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए इनको, तो वो एक इंडिकेशन दे देता है कि हाँ इतनी न्यूट्रिशन इनके पास है। जब इस प्यार की कमी हो जाए तब प्यार देना, अभी मत जाओ, अब रिलीज मत करो अभी इसको, तब तक ये ऑफ रखा जाता है। दिस इलेक्ट्रो एक्यूमुलेटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज टर्म्ड एज बायोरॉक। और ये कैसे, ये कहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे, जो कि ये करंट इसको देगा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ना, ये रहा। जिंदा रखने के लिए ना, ये इनका वेंटिलेटर है। आर्टिफिशियल प्यार। द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन कोरल्स आर टाइड टू बायोरॉक स्ट्रक्चर, जहाँ पर कोरल लार्वे जो होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कोरल के, दे एडहियर टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड दे ग्रो फास्टर एज दे नीड नॉट स्पेंड देयर एनर्जी इन बिल्डिंग देयर ओन कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स। अब इनमें एटीट्यूड आ जाता है श्रेया, हमें नहीं चाहिए जूसेंथुलन, नहीं चाहिए प्यार, अब हमारे पास आर्टिफिशियल प्यार है। क्योंकि पहले बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ रहा था जूसेंथुले को मनाने में, यार तुम मेरे साथ नहीं रहोगे क्या, मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या, मेरा खाना कौन बनाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ रह लो। अब अकड़ नहीं चाहिए कोई भी, जाए ऐसे। हाँ, सिम्बायोटिक से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो बस इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हमने डिटेल में, मतलब ऐसी कोई नई बात तो नहीं है, एक दो पॉइंट्स को छोड़कर आपको, जैसे एक तो ये जेनोबायोटिक्स, एपिजूटिक्स, जैसे आप भी रिवाइज करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था, एक दो ये वाली टर्म प्लस दो ये वाले कंसेप्ट, स्क्लेरिटेरियन कोरल्स और फाइलम सिनेट्री, ठीक है।
बाकी बस इसके इन 4 टर्म्स के अलावा कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। आप चाहे कोरल रीफ्स का जो टॉपिक है वो चाहे ज्योग्राफी से कवर कर लो, वेटलैंड के आसपास जो हमने करा था, आई थिंक कोरल रीफ वहाँ पर भी पढ़ा था, वहाँ से कवर कर लो, एनसीईआरटी से अपनी ज्योग्राफी से कवर कर लो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक से कवर कर लो, लखमीर सिंह मंजीत कौर से कर लो, रवि पी अग्रहारी में भी दे रखा है वहाँ से भी कर लो, स्टडी IQ की बुक में भी दे रखा है वहाँ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह सेम है। बस ये 4 टर्म्स मैंने PMFIs की बुक में देख रखी हैं जो कि और कहीं नहीं दे रखी है, ठीक है। ये आप एक बार के लिए समझ सकते हो। और बायोरॉक जो टेक्नोलॉजी है ये साइंस एंड टेक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। विद रिस्पेक्ट टू कोरल ब्लीचिंग का दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कोरल ब्लीचिंग के फिनोमेना के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके बायोरॉक टेक्नोलॉजी को और डिटेल में समझेंगे। वैसे तो आप समझ ही गए हो कि क्या होता है। इसी एक मैं वीडियो आपको दे दूंगा इस लेक्चर के बाद, तो आप उसको यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।